एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था? पेज नंबर 123। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है, ये जो टॉपिक है 9.5 पेज नंबर 123, इसमें बता रहा इंडिया एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पर इंडिया का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का क्या योगदान रहा है। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो है हमारी उस टाइम पे इंडिया जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी। आप लोगों को सबको पता है कि नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी। इसको सीधा करोगे बेंच को? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थी। और उस टाइम पे जो सोल्जर हमारे इंडिया से भेजा जाता था वो कहाँ से भेजा जाता था? इंडिया, ईस्ट इंडिया के कंपनी के नाम से जो है यहाँ पे लोगों को भेजा जाता था। ठीक है, तो अभी उस टाइम पे क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सारा चीज मतलब पूरा ठीक हुआ, तो उस टाइम पे हमारे जो इंडिया में है वहाँ यहाँ पे क्रांति आ गई। किस टाइप का क्रांति? जो हमारे इंडियन लोग है, जैसे महात्मा गांधी है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, क्या नाम, नेहरू जी हैं, देन आफ्टर सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो चाहते थे कि हमारा इंडिया, एक वही जो स्टार्टिंग में जो है मूवमेंट चलाए थे कि हमारे इंडिया को फ्री कंट्री बनाना है ब्रिटिशर्स लोग के हाथों से। ठीक है, तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि जर्मनी और इटली से, दोनों से जाके, जर्मनी और इटली है ना, हाँ इटालियन, जर्मनी और इटली में जाके उन्होंने हेल्प की गुजारिश की, मतलब हेल्प से जाके हेल्प मांगा कि आप हम लोग का हेल्प कीजिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स रूल के अंडर में है। तो उस टाइम पे जर्मनी और इटली जो है उस टाइम पे उन्होंने हाथ मिला लिया था सुभाष चंद्र बोस जी के साथ। जी एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो मैं कहा थी, यस, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो अकेले एक ऐसे इंसान थे जो कि उन्होंने जर्मनी और इटली से जाके हाथ मिलाया था, जो कि नेहरू जी और गांधी जी को ये पसंद नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अहिंसा के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ थे। ठीक है, मतलब वायलेंस के जो है वो खिलाफ थे, वो नॉन वायलेंस इंसान थे। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो भी हो हमारे कंट्री में आंदोलन के थ्रू हो। ठीक है, किसी को, किसी जो सिविलियन है, आम जनता, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी अगर वॉर अगर वो करते हैं किसी भी ब्रिटिशर्स लोग से, तो क्या होगा वहां पे कि कहीं ना कुछ लोग सिविलियंस भी मतलब खत्म होंगे, साथ साथ जो है जो मिलिट्री है, फोर्स है, आर्मी है, हमारी कंट्री के लोग हैं, वो भी खत्म होंगे। है तो इसी कंट्री के ही, है ना? तो इस कंट्री के साथ साथ जर्मनी भी बोला था कि हम अपनी कुछ जो फौज है आपके वहां पर भेजेंगे, ताकि वहां से जर्मनी को सॉरी ब्रिटिशर्स को हटाया जाए। ठीक है, देन आफ्टर, यहाँ ये पैराग्राफ में इतने दिया हुआ है। देन आफ्टर द नेशनलिस्ट movement in India was sharply divided on the policy of the adopted toward the world war. Some people felt that India should see the war an opportunity to join hands with the Germany and Japan to oust the British from the country. देखो, जर्मनी जापान भी था उस टाइम पे, जर्मनी जापान मिलके जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, उन्होंने, सब लोग ने ये फील किया, फेल्ट का मतलब होता है कि उन्होंने ये अनुभव किया कि हमारी जो कंट्री है वो भी ब्रिटिशर्स फ्री होनी चाहिए। सो कैसे भी करके हमको ब्रिटिशर्स को अपने कंट्री से हटा देना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, देखो कोई भी किसी को अगर उस जगह से अपन हटाना है जो कि 200 साल तक अपने इंडिया में कंट्री में राज किया है, उन लोगों को हटाना मतलब बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उन लोगों का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उनके हाथ में था। जितना भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब पता, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में जो हमारे
जो लीगल्स, जो एक्ट्स वगैरह बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, वो ब्रिटिशर्स के पूरे हाथ में थे। मतलब पूरा का पूरा, जैसे अभी गवर्नमेंट किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? बीजेपी है, मतलब नरेंद्र मोदी जी है, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो है ब्रिटिशर्स जो है पूरे वो बिलोंग करती थी, मतलब ब्रिटिशर्स पूरा रूल करते थे हमारे इंडिया में। तो सोचो उतना जो 200 साल तक जो हमारे कंट्री में राज किया, उन लोग को हटाना मतलब बहुत बड़ी बात है। और हम ठहरे इक्के दुक्के, जो कि आधे लोग तो जात पात में रहते थे, आधे लोग का जो है माइंड थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो वो चाहते थे कि हमारी जो कंट्री है वो आजाद हो। दूसरा जो है वो चाहते थे कि हम लोग को क्या करना, खा पी तो रहे हैं और क्या करना है। ठीक है, सबका अलग अलग माइंड सेटअप था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा क्रांतिकारी हो गए थे कि सब एकजुट हो गए थे कि नहीं, ब्रिटिशर्स लोग को हटाना है। क्योंकि उस टाइम पे लेबर डिमोनलाइजिंग बहुत ज्यादा होता, मतलब लेबर के ऊपर, फार्मर के ऊपर, पीसेंट के ऊपर, मतलब स्लैब्स की तरह, गुलामों की तरह काम करवाते थे। ठीक है, क्योंकि हमारी इंडिया गुलामी थी। तो अब देखो फॉर एग्जाम्पल, आपके शरीर में, फॉर एग्जाम्पल कि किसी के शरीर में अगर कैंसर जो एक बीमारी है वो अगर पकड़ लेता है, और वो कई सालों तक वो कैंसर जो बैठा हुआ है, और उसको जब अपन हटाते हैं तो उसके लिए ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन करने के टाइम पे ना बहुत सारे हमारा बॉडी जो है पूरी तरीके से क्या हो जाती है, मतलब अपना बॉडी मतलब पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, बोला जाता है। बाल झड़ने लग जाते हैं, हाथ पैर, वो ब्लड सेल्स बना बंद हो जाते हैं। तो धीरे 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 इम्प्रूव होता है। तो हमारी कंट्री भी वैसी थी, मतलब एक कैंसर का रूप ले लिया था। इसमें बताया गया है कि कैंसर का रूप ले लिया था ब्रिटिशर्स, इस तरीके से हर जगह पे थे। मतलब वहां से उन लोग को हटाना मतलब बहुत ही बड़ा ही टारगेट था उन लोग का, मतलब बहुत ही बड़ा जो इम्पॉसिबल वाला चीज था वो पॉसिबल करके दिखाया। लेकिन पूरी तरीके से तो नहीं गए। उसके बाद वो जब गए इस कंट्री से, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करके गए, मतलब कुछ ना कुछ वहां पर डिस्ट्रैक्ट करके दे गए, पाकिस्तान और इंडिया को अलग करके गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन दोनों को अलग कर दिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रिएट हुई थी उस टाइम पे। और जर्मनी ने तो, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारी कंट्री जो इंडिया है, उनका सबसे मेन इफेक्ट जो है यहीं से स्टार्ट हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही। ठीक है, ये पैराग्राफ में ये बता रहा। आगे पढ़ते हैं। प्रोमिनेंट अमंग देम, थर्ड लाइन में देखना बेटा, प्रोमिनेंट अमंग देम वाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिखा, हाँ, prominent among them was Netaji Subhash Chandra Bose, who organized the Azad Hind Army in Singapore with the help of Germany and Japan. जर्मनी और जापान के हेल्प से जो है सिंगापुर में उन्होंने क्या बनाया, एक आजाद हिंद फौज बनाया। ठीक है, एडवांसिंग टूवर्ड नागालैंड एंड मणिपुर, जो कि बहुत ही एडवांसिंग से, मतलब एडवांसिंग मतलब नागालैंड और मणिपुर से बहुत ज्यादा एडवांस थी। वहाँ पे हथियार एडवांस थे, वहाँ के आर्मी के जो ट्रेनिंग सेंटर थी वो बहुत एडवांस थे। तो मतलब बहुत ही एडवांस लोग को जो है सारा चीजें प्रोवाइड हो रही थी। लीडर लाइक नेताजी, नेहरू एंड पटेल, जो सरदार जी पटेल है, वल्लभ भाई पटेल जी हैं, were opposed on this line of action. They believe that India should not supported genocidical genocidical anti-democratic policy of Germany and Japan. देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गांधी जी और नेहरू जी उस टाइम पे जो है सुभाष चंद्र बोस जी के अपोज में थे। उनका मीटिंग भी हुआ है, आप लोग नेट वगैरह में भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा यूट्यूब में, कि किस तरीके से जो है एक बैठक हुआ था। नेहरू जी, क्या नाम है इसका, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी और नेहरू जी जो समझाते हुए सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस जी हैं जो महात्मा गांधी जी का नाम रखे तो बापू करके। ठीक है, पूरे हमारे फादर ऑफ नेशन अपन गांधी जी को ही बोलते ना, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने ही रखा था। ठीक है, तो वो बहुत उनके आज्ञा आज्ञा करते थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि गांधी जी जो है मेरे को, हम लोग को मतलब ये करने के लिए मना करे, मतलब आर्मी मत बनाओ किसी और कंट्री से, हमारी कंट्री जो है ये मूवमेंट कर करके सारा चीजें सॉल्व कर लेंगी। तो उस टाइम पे जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके अगेंस्ट में चले गए थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हम जो है हर चीज जो है वायलेंस, नॉन वायलेंस के थ्रू नहीं जा सकते, कुछ कुछ वायलेंस हम लोग को करना पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। और हुआ भी, तो भी देखो किस तरीके से हुआ, मतलब एक अपन को इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक दरार पार्टीशन कर दिया गया। ठीक है, तो ये गेनियोडिकल का मतलब क्या होता है? गेनोसिडिकल का मतलब होता है कि जात पात के ऊपर लोगों को मार देना। ठीक है, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स और ये जो है हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जब बने थे, मतलब पॉलिटिकल सबसे पहले कांग्रेस ही बनी थी। तो उस टाइम पे भी ना वही चीज होता था, ब्रिटिशर्स जो है हमेशा कास्टिज्म के अंदर बहुत फूट डालते थे। क्योंकि इंडिया इंडिया के जो लोग ऐसे सिंगल मतलब कंट्री है
जो कास्टिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशियस के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। मतलब जात पात, ये छोटे जात के तो इसके यहाँ का पानी नहीं पियेंगे, ये इस कुएं से पानी नहीं भरेगा, अगर इस कुएं से पानी भरेगा तो हम इस कुएं से निकलेंगे, देश निकाला, शहर निकाला, गांव निकाला, सारा चीज करते थे यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये इवन छोटे कास्ट के लोगों को मंदिर भी जाना अलाउ नहीं था। तो ये सारा चीज जो कास्टिज्म के ऊपर एक बहुत ही गलत प्रभाव पड़ा था, और इसके कारण जो सुभाष चंद्र बोस, नेता गांधी जी, नेहरू जी, ये सारे चीज बहुत, इन सारे लोगों ने बहुत ज्यादा मूवमेंट कराया। क्या चीज का मूवमेंट कराया कि हम जैसे हरिजन बोलते हैं, जैसे लोअर कास्ट वाले लोग को ना गांधी जी हरिजन बोलते थे, तो उनके लिए एक आश्रम बनाया गया कि यहाँ पे सिर्फ हरिजन लोग ही आएंगे, जहाँ पे मंदिर, खाना पीना फैसिलिटी, वो लोग जो पुअर है उनको डेली खाना पीना नहीं मिलता है, कुछ डोनेशन, जैसे आश्रम बनते हैं ना, जैसे छोटे मोटे जो आश्रम रहते हैं वो डोनेशन के बेस पे चलते हैं, बड़े बड़े लोग डोनेशन देते हैं उस पे। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स भी डोनेशन दे रहे थे, एज वेल एज जो वहाँ के जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको, जमींदार वगैरह जो रहते थे ना, उन लोग भी डोनेशन वगैरह देते थे, जिन लोग का माइंड सेटअप अच्छा था, ठीक है। तो वहां पे हरिजन लोग को बुला के वहां पे खाना वाना जो भी है, मंदिर वंदिर, पूजा वूजा कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब देख रहे कि गांधी जी इतने बड़े नेता जो है वो इन लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम आम जनता क्यों नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे वो जो कास्टिज्म का जो एक बाउंड्री था ना, वो लोग कवर करने लगे, मतलब नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं होता है, सारे लोग एक जैसे हैं, ठीक है। Then after, they felt that India could continue the fight and freedom Britishers rule without support from the Germany. In pursuit in the policy, Gandhiji launched a Quit India movement in 1942, in which millions of common people joined the great enthusiasm. मतलब ये जो एक एंथुजियम, मतलब बहुत बड़ा रैली निकला था उस टाइम पे, जिसको क्विट इंडिया, मतलब ब्रिटिशर्स के नाम पे निकला था, हाँ, भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो के नाम से जो है उन्होंने ये मूवमेंट रखा था। और इसमें जितने भी कॉमन पीपल है, हरिजन्स है, देन बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, और बड़े बड़े जो जमींदार वगैरह थे, वो सबके सब इनके साथ मिले हुए थे। द कम्युनिस्ट however felt that defeating Hitler to save global democracy and socialism was the most important immediate priority. Hence they felt that Britain should not be opposed until war was over. ठीक है। तो जिस तरीके से हिटलर को, ठीक है, देखो हिटलर तो डेमोक्रेसी के खिलाफ था, और हमारी इंडिया जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती थी, ठीक है। तो जिस तरीके से हिटलर का जो वो डेमोक्रेसी को नहीं अडॉप्ट करती थी, वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को या सोशलिज्म पार्टी को ही जो अडॉप्ट करती थी, तो उसका क्या हुआ हाल, लास्ट में उसका वो खत्म हो गया, अपने आप को सुसाइड कर लिया, ठीक है। उसके साथ साथ जो पीछे उसका मोसोलिनी है वो भी सुसाइड कर लिया। तो यहाँ पे भी वो सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम इंडिया को छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन उसमें भी उन्होंने बहुत सारा जो है बोलते हैं ना, पैतरे खेलते हैं, मतलब गेम प्लानिंग जो करते हैं वो भी खेल के गए हैं। मतलब जो वही पार्टीशन करना, कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसा बनाना कि पॉलिटिकल में हमेशा कास्टिज्म के ऊपर वो बयान देते रहता है। आप देखना ना, कभी भी अभी भी होता है, जैसे हिंदू मुस्लिम, देन ये ऐसा इस टाइप का थोड़ा सा रहता ही अपने इंडिया में, है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में थोड़ा बहुत रहता ही है। तो कास्टिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा गंदा यहाँ पे पॉलिटिकल जो है खेलते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत चीज है। जहाँ पे कुछ आता है तो हिंदू और मुस्लिम का नाम आ जाता है, या फिर सपोर्ट करने लग जाते हैं हिंदू को, सपोर्ट करने जाते हैं मुस्लिम को। तो ये चीज नहीं होना चाहिए हमारे कंट्री में, ये चीज यहाँ पे बताया गया है। तो मतलब ये पूरा ब्रिटिशर्स ने पूरा प्लानिंग करके गए थे कि ये लोग कुछ भी हो, हमेशा कास्टिज्म के लिए लड़ते ही रहेंगे, ऐसा सिचुएशन को बना के गए हैं। और उसका इफेक्ट आज तक है। मतलब अभी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर आप जाओगे ना, कोई भी इलेक्शन वगैरह होता है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ये कास्टिज्म आ ही जाता है। आप कोलकाता में चले जाओ, वहां पे भी वही सेम चीजें है, ठीक है, बांग्लादेश, मुस्लिम, हिंदू, बंगाली, ऐसा पूरा कास्टिज्म चलते रहता है। आप यूपी साइड में चले जाओ, वहां पे भी वही है, ठीक है। हाँ, यूपी बंगाल में बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म के ऊपर ही चलता है और कुछ नहीं। उन लोगों का बस मेन चीज रहता है कि कास्टिज्म। क्यों? क्योंकि देखो, मैं ज्यादा मुस्लिम सपोर्टर्स अपने तरफ लेके आ रही हूँ, बांग्लादेश सपोर्टर्स अपने तरफ लेके आ जा रही हूँ, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है, जो आधे बंगाली कोलकाता में जो रहते हैं, जो कोलकाता के मेन लिविंग है, उन लोग क्या है, आधे जो है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में तो बसे हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बैंगलोर में, इधर उधर, या आउट ऑफ कंट्री में। तो यहाँ पर उनको सपोर्टर मिल रहा है, बांग्लादेश को आप लेके आ रहे हो, पाकिस्तानी को लेके आ रहे हो, जो भी है, तो उनको वो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वोट मिल रहा है। तो वोट के अकॉर्डिंग तो उनको जीतना ही है। उनका मेन मुद्दा ये रहता है कि जीतना है वो कैसे भी, बाय हुक बाय क्रुक मेरे को जीतना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत ही बेकार है।
उतना ज्यादा मत ये करो। Then once the war was over, the three streams thought came together with Nehru and other Congress leaders striving to protect the Azad Hind soldier and Communist Party again becoming active। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि उस टाइम पे जो है सारे लोग एक हो गए थे, क्योंकि कैसे भी करके हमको ब्रिटिशर्स को खदेड़ के यहाँ से भगाना है। ठीक है, तो उस टाइम पे नेहरू जी कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे वो आजाद हिंद सोल्जर के साथ जो है वो मिल गए थे। ठीक है, देन इन नेक्स्ट पेज द फ्रीडम मूवमेंट। इन द फ्रीडम मूवमेंट मतलब फ्रीडम मूवमेंट के मतलब आजाद कराना अपने कंट्री को, उसके लिए वंस इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द वॉर वाज द ब्रिटेन बिकम weak internationally, while the USA and Soviet Union emerged as the most powerful global power. This created the right of the condition for India to win the freedom of British rule। देखो यहाँ पे जो है जर्मनी, और जहाँ जर्मनी और जापान का जो दुश्मन यूएसए और कौन है, सोवियत रशियन। ठीक है, ये दोनों एक जगह पे थे और जर्मनी और जापान एक जगह पे थे। उस टाइम पे ये लोग दोनों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। अभी इंडिया को ब्रिटिशर्स रूल को हटाने के लिए ये चारों भी एक साथ आ गए। देखो यहाँ पे बोला हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया को आजाद मतलब फ्रीडम कराने के लिए यूएसए एंड सोवियत यूनियन जो है एमर्ज हो गए, मतलब एक साथ हो गए। द मोस्ट पावरफुल ग्लोबल पावर, ये जो है सबसे पावर ग्लोबल पावर है। ठीक है, जो पुतिन है ना, रशिया का पुतिन, और हमारे यूएसए के जो अभी जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है जो नया बना है, ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प तो हट गया नाम, हाँ चिदम्बरम, ए से आर से है क्या, व्हाटएवर जो भी है छोड़ो। ठीक है, ये जो दो ग्लोबल पावर है ना उस टाइम पे एक साथ हो गए थे कि हाँ सही बात है, इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा जागती हो रही है तो इसको यहाँ से हटाना ही सही रहेगा। तो जर्मनी, जापान, यूएसए और रशिया, सोवियत यूनियन, ये चारों एक साथ आई थी हमारे इंडिया को हेल्प करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही है ब्रिटिशर्स रूल को हटाने के लिए, अभी यहाँ तक इतना ही है। देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, ये तो सिर्फ इंडिया की कहानी थी। इंडिया को हेल्प करने के लिए कौन कौन से कंट्री हमारे साथ आई और ब्रिटिशर्स के रूल से हटाया गया, यूएसए, जापान, जर्मनी और सोवियत रशिया। ठीक है, सोवियत यूनियन भी बोल सकती है, रशिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, सोवियत यूनियन यहाँ पर इसलिए बोला गया क्योंकि वहां पर जितने भी बिग इंडस्ट्री जो है ना वो गवर्नमेंट के अंडर में है, इसलिए। ठीक है, देन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन, यूएसए एंड ब्रिटेन वर द प्रिंसिपल फोर्स ऑफ द डिफीटेड हिटलर। ठीक है, मतलब यहाँ पर ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन जो है वो हिटलर के जितने भी फोर्स है मतलब जर्मनी को जो है वो हराए थे। दिस थ्री नेशन डिसाइडेड दैट द फर्स्ट प्रायोरिटी वाज द dismantling the Nazi regime and identify the Nazi leader who could be punished for the human miscarriage। इन लोग तीनों जो बैठ के दिख रहे हैं ना, ये तीनों जो लीडर बैठे हुए हैं यूएसए के, देन आफ्टर यूएसएसआर के और ब्रिटेन के, उन्होंने तीनों ने ये बैठ के डिसाइड किया कि कैसे भी करके जो नाजी पार्टी, जो जर्मनी ने इतना बड़ा जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर करवाया, साथ ही साथ जो इतना ज्यादा लोगों का नुकसान कराया, वो हम कैसे भी करके उस कंट्री से वसूल करेंगे। तो ये जो तीनों मिलके यही बैठ के वो मीटिंग चल रहा था। ठीक है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये था कि नाजी पार्टी नाजी पार्टी के जितने भी लीडर्स है, रेजिमी है, उसके अंडर में जितने भी लीडर मतलब छोटे मोटे जो गैंग वगैरह होते हैं ना, उनको सबको पहले तो खत्म करना है, मतलब ऐसा ना हो नाजी पार्टी का कोई नामो निशान ना रहे। और दूसरा कि जो भी नुकसान हुआ ह्यूमन रिसोर्सेस में वो सारा का सारा उस कंट्री से वसूल करना है। देन पनिशमेंट वाज ड्यूली meted out the Nazi leader for their heinous क्राइम, मतलब ये बहुत ही बड़ा क्राइम था, मतलब बहुत ही बड़ा जुर्म जिसको बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो कि सदियों तक किसी भी टाइम पे ऐसा नहीं हुआ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो सिविलियन सबसे ज्यादा खत्म हुए थे एज कम्पेयर टू मिलिट्री फोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिविलियन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। So only 11 of them were sentenced to death. The rest of the either merely imprisoned and received life sentence
which were inadequate considering the crime they had committed. ठीक है, उसके बाद जो उनके जो नाजी पार्टी के 11 ऐसे लीडर थे, उनको तो डेथ का मतलब सजाए मौत का जो है वो दे दिया गया, पनिशमेंट दे दिया गया। बाकी जो बचे हैं उनको प्रिजन में डाल दिया, मतलब जेल में डाल दिए सजा के तौर पे कि मतलब पूरी जिंदगी भर उनको सजा मिलेगी। ठीक है, और बाकी जो ऐसे छोटे मोटे जो लोग हैं वो नाजी पार्टी से जो बिलोंग करते थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया कि हाँ हम लोग नाजी पार्टी में थे, लेकिन अब हम लोग को इसमें नहीं रहना है, आप लोग जैसा बोलोगे हम लोग वैसा करेंगे। जो छोटे मोटे जो नेता मतलब वो रहते, क्या बोलते उसको, चमचे वगैरह जो नहीं बोलते हैं, उस टाइप के। देन आफ्टर this was because the victorious nation did not want to take an excessively harsh and against Germany as they had done in Versailles। सिर्फ और सिर्फ ये जो है जर्मनी इसका चीज का रिवेंज लिया कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस उन्होंने साइन करवाया था, वो भी फोर्सफुली, इसी के तौर पे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने करवाया। पता ना ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्या है, मैं बार बार बोल रही थी। ठीक है, द मैप ऑफ यूरोप वाज रीड्रॉन वंस अगेन आफ्टर द वॉर। यूरोप को फिर से जो है रीड्रॉन किया गया मैप में। ठीक है, उस टाइम पे यूरोप का पूरा जो नक्शा था वो बदल दिया गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा बदल गया था, फिर से उसको रीड्रॉन किया गया। ठीक है, हो सकता है कोई अलग कंट्री यूरोप से निकाल के दूसरा कंट्री बना दिए होंगे, तो ये रीड्रॉन किया गया। द रीजन ऑफ the region of the Europe that was the liberated by the Soviet become part of the Soviet sphere of the influence, while the remaining region and Japan came under the influence of the USA, the East Germany and came to the Russia influences, while West Germany came under US influence. Poland, Poland, East Germany, Czechoslovakia, then Hungary, then Yugoslavia, then were established in the independent nation of the remain under the Soviet sphere of influence। देखो अभी यहाँ पे यूरोप में क्या क्या बना, पोलैंड बना, देन आफ्टर ईस्ट जर्मनी बना, चेकोस्लोवाकिया बना, हंगरी बना और यूगोस्लाविया बना। ये इंडिपेंडेंट होने के बाद, मतलब जर्मनी से इंडिपेंडेंट होने के बाद यूरोप में ये नक्शे में जो है ये स्टेट को, ये कंट्री को बनाया गया। सिमिलरली द वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, जैसे वेस्ट जर्मनी में क्या क्या बनाया गया, फ्रांस बनाया गया, होलैंड, इटली, ग्रीस एंड सम अदर कंट्री वर बिकम इंडिपेंडेंट नेशन। उन लोग को भी इंडिपेंडेंट नेशन करार दिया गया, मतलब उन लोग को भी इंडिपेंडेंट, क्योंकि जर्मनी उस टाइम पे सारे लोगों को, सारे जितने भी अदर कंट्री हैं उनको अपने अंडर ले ली थी। ठीक है, और उसका नाम जर्मनी रख दी थी। सो but fresh election were held on the US supervision and a new government was formed that adopted a new democratic constitution. Both the USA and Soviet Russian formulated plan and redeveloped the economic। उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद जब ये सारे स्टेट और सारी कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो गई, तब उन्होंने ये डिसाइड किया जो हम जो है एक क्या करेंगे, अपना एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे और अपना इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। और इकोनॉमिक डेवलप करने का मेन जो सपोर्टिंग चीज जो रहता है वो रहता है इंडस्ट्री। आप अपनी कंट्री में जितना ज्यादा इंडस्ट्री बनाएंगे उतना ज्यादा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ठीक है, रशिया भी उसी तरीके से, जब रशिया ग्रेट डिप्रेशन में, जब सेकंड चैप्टर है ना इसका, रशिया जब ग्रेट डिप्रेशन में जूझ रही थी ना, तो उस टाइम पर उन्होंने सोचा कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री ओपन करने से ही हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने कंट्री को डेवलप करने के लिए सबके सब जुट गए। ठीक है, रीडेवलपमेंट जिसको बोला गया इसमें। So that the countries whose economic had been destroyed, ऐसे कंट्रीज जिसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गई थी, खत्म हो गई थी बाय द वॉर, could once again treated the path of progress। फिर से वही कंट्री जो है पाथ ऑफ प्रोग्रेस की तरफ जो है निकल पड़ी, मतलब अपने आप को जो है प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है काम करने लगी। Meanwhile, a proposal was formulated to carve out a new nation for the Jews from their traditional city of क्या है, जेरूसलम एंड एडजॉइनिंग एरिया। ठीक है, ज्यूज जो है उस टाइम पे ट्रेडिशनल उनका सिटी था, मतलब एक सिटी बनाया गया था उन लोग के नाम पे, ज्यूस लोग के नाम पे, जिसको जेरूसलम और जेरूसलम एंड एडजॉइनिंग एरिया जिसको बोला जाता है। जैसे ज्यूस से रिलेटेड जेरूसलम, ठीक है, और उसको इंग्लिश में से अपनी इंडिया के बहुत सारे नाम है ना, इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है ना, तो वैसे ही उसके जो ज्यूस से बिलोंगिंग करते जो एरिया, उसको जेरूसलम नाम दे दिए थे और इंग्लिश में उसका एडजॉइनिंग एरिया नाम दे दिए थे। दिस लैंड बिलोंगिंग टू द पीपल ऑफ
Palestine. So the Arab protested against the formation of new nation in this Middle East. However, the Jewish state was established in 1948 within the help of the USA government and called Israel. ठीक है, मैंने पहले बताया था कि ज्यूज जितने भी थे वो हिटलर के थ्रू खत्म होते, क्योंकि हिटलर ये चाहता था कि ज्यूज हमारे कंट्री में नहीं रहने चाहिए, और ज्यूज जो एक छोटा जाति है जो कि इजराइल से बिलोंग करता था। ठीक है, अभी उसका नाम जो यूएसए के हेल्प से यूएस गवर्नमेंट, आपको अभी आ रहा है याद, अभी जो है क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूएसए जो यूएस गवर्नमेंट है ना वो हेल्प करी यूएस लोग, यूएस है उन लोग का हेल्प करी, और उनका एक अलग एरिया, एक अलग जो है मतलब वो बना दी, कंट्री बना दी, जिसको इजराइल नाम से जो है फॉर्म कराया गया, मतलब बनाया गया। ठीक है, स्टैब्लिश कराया गया। अरब प्रोटेस्टेड वो एरिया है। ठीक है, इजराइल में ज्यादातर मुस्लिम वगैरह लोग रहते हैं, तो ज्यूज जो है वो मुस्लिम और उसी कम्युनिटी के ही वो हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल जो है अपन 9.7 जो इसको रीड करेंगे, द यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन नेक्स्ट चैप्टर, आप नेक्स्ट क्लास में जो है ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगी। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल टुमारो। सो नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम।